Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. और हमने ऑलरेडी 13 चैप्टर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. आई नो इट्स लिटिल बिट डिले, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके फेबररी मंथ में मैं ऐसे ही वन शॉर्ट वीडियोस बना के आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ. इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 14, विच इज़ रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये आपका वन शॉर्ट वीडियो है, मतलब कि चैप्टर 14 ये एक सिंगल क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ ही साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है और परेशान नहीं होना है. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, टिपिकल सा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इसे आसान बना देंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन करना फूड का, ब्रेक डाउन करना फूड का एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन. क्लियर? अब रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके का होता है. ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन. और एनएरोबिक का क्या मतलब है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये है एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. ग्लूकोज कितनी एनर्जी देता है? 36 to 38 एटीपी एनर्जीज प्रोवाइड करता है. कौन? ग्लूकोज. ठीक है, अब एन एरोबिक की बात करें तो एन एरोबिक दो तरीके की हो सकती है. ठीक है, एक तो ईस्ट में और दूसरी देखी जाती है मसल्स में. ईस्ट में क्या हो रहा है? ईस्ट में फर्मेंटेशन होगा. क्या होगा? फर्मेंटेशन. ठीक है, और मसल्स में क्या? फटीग. फटीग का मतलब थकान होना. फटीग का मतलब क्या होता है? थकान होना, थक जाना. मसल्स जब टायर्ड हो जाएं, फटीग की जो स्टेज आती है उसको हम बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे फर्मेंटेशन में क्या होगा? दो इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा फर्मेंटेशन में. ठीक है, अब ये जो इथेनॉल है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो इथेनॉल है, दिस वन, ये यूज हो जाएगा किसमें? वेबरेज इंडस्ट्री में. ठीक है, ब्यूरी इंडस्ट्री जैसे हम बोलते हैं, वेबरेजेस बनाने में ये यूज हो जाएगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम कहाँ पे हो जाएगा? बेकरीज में. जो ब्रेड बनते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके स्पॉन्ज का फॉर्म ले लेते हैं ना, केक्स में, ब्रेड्स में, इन सब में यूज होता है. तो ये यूज हो जाएगा कहाँ पे? बेकरी प्रोडक्ट्स में. ठीक है, बेकरीज में यूज हो जाएगा. तो ये था आपका एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? अब देखो, जो मसल्स की बात करी थी हमने, फटीग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो लैक्टिक एसिड और दो एटीपी प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, इतना क्लियर है? ये एक बेसिक सा डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. अब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड. पूरा ऑर्गेनिक फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, thereby producing कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दैट्स इट. ठीक है, अभी हमने पहले ही देखा. अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 चीजें हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, हम इतनी चीजें लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं. तो चलो, सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की ही बात हो रही है कि ग्लूकोज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक द पेन. ओके, अब देखो ग्लूकोज, ठीक है, हैंडराइटिंग पे मत जाना यार, है ना. ये मत बोलना कि मैम छी छी आपकी कितनी गंदी हैंडराइटिंग है. हैंडराइटिंग से कुछ नहीं होता, है ना.
हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ गए बात को। तो और वैसे भी ये एक बोला जाता है कि जिसकी हैंड राइटिंग गंदी होती है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोगों की हैंड राइटिंग गंदी ना, तो वो परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन रहा है, 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट बन रहा है। और ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी ग्लाइकोलिसिस। दिस इज ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म में, क्लियर, साइटोप्लाज्म में। और ये जो 2 पायरुवेट बना है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब 2 पायरुवेट से क्या बन जाएगा, 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, ठीक है। 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। ये है 2 कार्बन कंपाउंड्स। अब 2 एसिटिल कोएंजाइम से क्या बनेगा, ओके, दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल coenzyme from pyruvate is known as decarboxylation, decarboxylation, ठीक है, इसको हम decarboxylation बोलते हैं। 2 एसिटिल कोएंजाइम से एटीपी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, 2 एसिटिल कोएंजाइम से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और एटीपी फाइनली कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में जाएगा। ये एक बेसिक सी प्रोसेस यहाँ पे चलती जा रही है। क्लियर दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस क्या है, द टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। सो ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्लियर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे, इसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। It takes place outside the mitochondria in the cytoplasm। ये कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा था, टेल मी फास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा था, अभी बताया मैंने जस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा था, क्रैब साइकिल, वेरी गुड, ठीक है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही थी। और साइटोप्लाज्म में क्या चलता है, ग्लाइकोलिसिस चलता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस जो चल रही है, पूरे 10 स्टेप्स की, इसमें एंड प्रोडक्ट आपको पायरुविक एसिड मिल रहा है, वो भी कितने, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, 4 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट गेन केवल 2 मॉलिक्यूल बचता है। समझेंगे, शांति रखो। अब तुम लोग चैट में ये मत बोलने लगे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या बता दिया, रुको, समझते हैं, थोड़ा सा रुको, बस पूरी साइकिल में आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे आपको इसे याद रखना है और कैसे आपको ड्रॉ करना, आसान तरीका एक ड्रॉ करने का हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो शुरू करें। लेट मी टेक द ब्लैंक स्क्रीन। हम ब्लैंक स्क्रीन पे समझेंगे, हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास में है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं है, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलो ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे भी कुछ बनेगा, लेकिन जब यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो यहाँ पे कुछ एटीपी यूज हो जाएगा, यहाँ पे एक एटीपी जो है वो यूज हो गया, तो ADP प्लस PI ये बन गया। और यहाँ पे एंजाइम, एक एंजाइम काम कर रहा है, उसका नाम क्या है एंजाइम का, ध्यान रखना, एंजाइम का नाम है
हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, अब बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन रहा है, फ्रक्टोज, ये अब भाई बनाते जाना, सभी लोग अपनी नोटबुक में ये बनाते जाना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कोई एटीपी का यूज नहीं हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका क्या नाम है, एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज, क्योंकि हमने सिर्फ आइसोमर बनाया है और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइसोमेरेज काम करेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्या बना, बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे भी एटीपी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नई चीज बना ली है, तो यहाँ पे भी एक एटीपी यूज हो जाएगा, तो एडीपी प्लस पीआई। और कौन सा एंजाइम काम करेगा, एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पे काम करेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे एटीपी यूज हो रहे हैं, जिस स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है, उस स्टेप को उसको हम बोलेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। रेट लिमिटिंग क्यों कहा भाई हमने इसको रेट लिमिटिंग, अगर मैं यहाँ पे नोट कर दूं तो ये एक तो रेट लिमिटिंग यही हो गया, ठीक है, रेट लिमिटिंग, और दूसरा जो है ये हो गया रेट लिमिटिंग, ठीक है, रेट लिमिटिंग। क्यों, क्योंकि अगर एटीपी नहीं होगा, अगर एटीपी होगा ही नहीं तो क्या ये स्टेप होगा, टेल मी, क्या ये स्टेप होगा, नहीं होगा ये स्टेप, क्योंकि एटीपी ही नहीं है तो फॉर्म कैसे होगा, उसे एनर्जी चाहिए, तभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा। इसीलिए इन स्टेप्स को जहां पे भी एटीपी यूज होता है उन्हें हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। क्लियर। अब चलो आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, दो चीजें बनेंगी। पहला बन रहा है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन है इसमें, और बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये भी 3 कार्बन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्टेप्स इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का क्या मतलब हुआ मैम, बताइए जरा। इंटरचेंजेबल का मतलब है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आगे जाके ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट बन जाएगा। सिंपल सी बात, इंटरचेंज, आपस में चेंज हो जाएंगे तो डाइहाइड्रोक्सी जो अपने आप को कन्वर्ट करके ग्लिसरैल्डिहाइड ही बना लेगा, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। कितने स्टेप्स हो गए टोटल, हमने कितने स्टेप्स पढ़ने हैं, इसमें हमें टोटल पढ़ने हैं 10 स्टेप्स, ठीक है। टोटल कितने स्टेप्स पढ़ने हैं हमें, 10 स्टेप्स पढ़ने, तो हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एंड 5 स्टेप्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, 5 और बच्चे हैं, बस इतना तो सिंपल सा है, क्या ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलो चालू करें, इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे होगा, अब क्या होगा, अब होगा रिडक्शन, यहाँ होगा रिडक्शन, रिड्यूस होंगे अब भाई, रिडक्शन चालू हो रहा है यहाँ पे। रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन से बनेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब रिडक्शन हुआ है तो कुछ तो यहाँ पे मिलेगा, कुछ तो यहाँ पे रिलीज होगा, और कोई तो यहाँ पे एंजाइम भी काम करेगा, बिना एंजाइम के तो कोई काम ही नहीं चलता भाई इनका, ठीक है, हर चीज में एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन में हमेशा NADPH2 बन जाएगा। और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, रिडक्शन के बाजू में ही एंजाइम लिख लो, एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर और नॉट, सब क्लियर है, कोई परेशानी किसी को भी तो बोलो। एनी डाउट्स,
आई होप क्लियर होगा। चलो अब देखो इसके आगे का स्टेप हम ऊपर लिखते हैं, या ऊपर लिखते हैं, ऊपर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ ये हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एटीपी जो है, ठीक है, एक एटीपी जो है वो यहाँ पे रिलीज होगा, मतलब बनेगा, एक एटीपी बन गया। वाह क्या बात है, चलो भाई हमने थोड़ी सी कमाई भी कर ली, एक एटीपी भी बना लिया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे क्या बना 2-फॉस्फो। अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पोजीशन इधर से उधर कूद रहे हैं बस। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, पता नहीं इसकी मर्जी थी तो इधर से उधर चला गया, ठीक है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, अब बन जाएगा 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। काफी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, आ जाएगी अच्छी हैंडराइटिंग भी है ना, इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आज आ रही है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से बन जाएगा पायरुविक एसिड। क्या बना, पायरुविक एसिड। अब जब पायरुविक एसिड बना है दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन्स, यहाँ पे भी एक एटीपी निकलेगा, यहाँ पे भी एक एटीपी मिलने वाला है, सिंपल। अब देखो ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, ये भी एक ना एक दिन जाके इसमें मिल जाना है, तो लास्ट में क्या मिलेगा, 2-पायरुविक एसिड मिलेगा। हमने देखा था ना, क्या लिखा था, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2-पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस, एज सिंपल एज दैट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एक बार फिर से देख लेना इसको, वीडियो को बैक करके, समझ में आ जाएगा। 10 स्टेप है, बस इतने ही याद रखने हैं, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे, अब हम जरा कैलकुलेशंस देख लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो चलो कोई बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, देखते हैं ऑरेंज कलर दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हम ब्लैक ही लेंगे, चल ब्लैक इज द बेस्ट कलर, ठीक है, ब्लैक इज फेवरेट कलर। अब देखो कैलकुलेशंस की बात करते हैं हम, बस हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, बाकी तो कलर वाला तो सब सही चलता ही है। कैलकुलेशन देखते हैं, किस चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं बताओ, एटीपी का, कितना एटीपी मिला, कितना एटीपी यूज हुआ, फाइनल गेन हमें क्या हुआ। तो चलो ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या मिला, एक NADPH2 मिला था, एक NADPH2 मिला था, और कितने एटीपी मिले थे, केवल 2 एटीपी मिले थे, 2 मिले थे ना। अब हमें ये सब 2 मिला है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2NADPH2 प्लस 4 ATP, ठीक है। अब एक NADPH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 2 × 3 प्लस 4 ATP, तो कितना हुआ 6 + 4, टोटल इज 10 ATP। हो गया, बस इतना ही होगा, 10 ATP मिल गए। अरे भाई यूज भी तो करें एटीपी के, नहीं करे हैं, 2 ATP यूज करे थे कि नहीं स्टार्टिंग में, याद करो, तो भैया मैं 1-2 माइनस तो करने ही पड़ेंगे उसमें से, क्योंकि वो हम यूज कर चुके हैं। तो 10 में से 2 कम कर दो यार, 2 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 ATP, एंड दिस इज योर नेट गेन ऑफ एनर्जी और ATP मॉलिक्यूल्स। क्लियर, समझ में आ गया। ये था पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस, सिंपल, आसान और कंप्लीट हो गया, खत्म बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी प्रोसेसेस पे आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme in presence of pyruvate dehydrogenase complex। क्या मतलब इसका, नहीं आया समझ में,
मैं समझा रही हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब है, देखो यहाँ लिखते हैं हम, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसका मतलब है पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम जो हमने अभी इसके पहले वाली प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनाया था ना, वही अब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में एंटर हो चुका है। तो वही पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन होते हैं इसमें। और क्या याद रखना है, इसमें भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, CO2, और एक चीज और बनेगी, NADPH2, NADPH2 बनेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, एंजाइम के बिना तो किसी का काम नहीं चलता भाई, कैटलिस्ट चाहिए। तो मैं भी पढ़ने के लिए क्या चाहिए रहती है, मम्मी पीछे से बोले बार बार, या पापा आके बोले पढ़ो 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 एग्जाम है, या टीचर पीछे से उंगली करे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी तुम्हारी स्पीड बढ़ती है ना। तो ऐसे ही एंजाइम है, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बीच में इसको आना ही पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट। अब देखो 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही तो बन रहे हैं, यहाँ पे हर चीज हम 2 की ही बात करेंगे। तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम बने, दैट मीन्स ATP कितना निकला, 2 NADPH, 2 से NADPH, 2 से NAD, इधर D जोड़ लेना यार, NADPH 2 से 2 × 3 कर दो, तो कितना ATP मिला, 6 ATP मिला, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें डीकार्बोक्सिलेशन से कितने ATP मिल गए, 6 ATP मिल गए। फिर से देखो, फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, फिर से पढ़ेंगे हम एक बार और, समझो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में हमें कितने ATP मिले, हमें वही समझना है। डीकार्बोक्सिलेशन में हमें कितने ATP मिल रहे हैं, तो देखो 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं इससे, ठीक है। 2 NADPH2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो 2 NADPH2 मतलब कि 2 × क्या कर देंगे हम, 3 करेंगे। एक NADPH 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो कितना मिला, 6 ATP मिला हमें। कितना मिला, 6 ATP। अब ये बताओ अभी तक नेट गेन कितना हुआ, अभी तक का नेट गेन कितना रहा है, ग्लाइकोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के ATP को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 ATP। ध्यान रखना अभी तक हमने सिर्फ 14 बनाए हैं, अभी बहुत सारी एनर्जी बनाना बाकी है। तो यहाँ 2 प्रोसेस में अभी हमें 14 ATP मिल चुके हैं। अब हम आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना इजी चैप्टर है, देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। NCERT में क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बीच में एनारोबिक भी ऐड कर दिया, फिर एरोबिक आ गया, फिर एनारोबिक आ गया, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन हम पहले पूरा एरोबिक का पढ़ेंगे। अभी तक 4 स्टेप पढ़ने हैं हमें एरोबिक की, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, 2 और बाकी हैं, फिर हम एनारोबिक पे आएंगे, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू। और एक ही क्लास में क्यों कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये लिंक है आपस में, है ना, ये एक एक स्टेप जो है आपस में लिंक है, और टाइम भी कम बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही 1 शॉट वीडियोस आपको अब फटाफट लाएंगे, ठीक है, फटाफट लेके आएंगे ऐसे वीडियोस जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो सके। चलो तो अब बात करेंगे हम क्रैब साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कंफ्यूज मत होना है, अलग अलग नाम से आपसे पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल याद रखना, क्रैब साइकिल, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। चलो, now this cycle starts with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid which undergoes a series of reaction। सब सिर के ऊपर से निकल गया है ना।
चलो बताते हैं क्या हो रहा है क्रैब साइकिल में। ये थ्योरी है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो जब भी एग्जाम में ये कोई भी साइकिल, ग्लाइकोलिसिस हो चाहे डिकार्बोक्सिलेशन हो चाहे क्रैब साइकिल हो, कोई भी समझाने आती है, कोई भी पूछी जाती है, तो आप पहले साइकिल बनाओगे, ठीक है, और फिर साइकिल बनाने के बाद में नीचे ये इस तरीके के पॉइंट्स मैंने यहाँ क्यों लिख के रखे हैं कि ये पॉइंट्स आप नीचे उसको एक्सप्लेन करने में लिखोगे, जिससे कि अगर ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिले। डायग्राम देन एक्सप्लेनेशन, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब इसी क्रैब साइकिल को हम अब बनाएंगे। चलो इसे हम बनाते हैं और इसे समझते हैं बढ़िया मस्त तरीके से। तो पहले लिख लो, पहले क्या करना है, लिख लो। क्या लिखना है, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ, फटाफट से लिखते जाओ। सबसे पहले आएगा सिट्रेट। देखो जो एसिटिल कोएंजाइम हमने बनाया है वो एसिटिल कोएंजाइम टी कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे वो एंटर करेगा अब क्रैब साइकिल में। हाँ, और क्रैब साइकिल कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ध्यान रखना इस चीज का, क्रैब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। चलो अब आओ यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहली चीज। देखो इसको याद रखने की तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक्स बना सकते हो और बढ़िया कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसने कौन सी ट्रिक बनाई है, और पसंद आएगी तो हम उसे ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अलग से मैं सभी बच्चों को आपकी जिसने भी जो भी बहुत बढ़िया सी ट्रिक बना के देगा उसकी ट्रिक को हम यहाँ पे डालेंगे जिससे सबकी हेल्प हो सके। चलो लिखो सिट्रेट। सिट्रेट 6 कार्बन, फिर आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट ये है 6 कार्बन, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये है 5 कार्बन, देन succinyl कोएंजाइम ये है 4 कार्बन, फिर इससे बनेगा स्यूसिनेट। क्या बन रहा है, स्यूसिनेट। दिस इज अगेन 4 कार्बन, स्यूसिनेट से बन जाएगा फ्यूमेरेट। क्या बन रहा है, फ्यूमेरेट, अगेन 4 कार्बन, फ्यूमेरेट से क्या बन गया, मैलेट। ये क्या बना, मैलेट, अगेन 4 कार्बन्स, और फिर क्या बना, फिर बना ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट। दिस इज 4 कार्बन। अब देखो ये क्यों लिख लिया हमने, जिससे कि ये याद हो गई ना, फिर बाकी की चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपको याद करने में। चलो ये लिंक कर दो इस साइकिल को, एरोज बना देते हैं हम। ये है क्रैब साइकिल, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। देखो अब ऑक्जेलो एसीटेट अभी नहीं खत्म हुआ, अभी थोड़ा बाकी है। अभी हमें देखना है कहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, कहाँ पे कितना एटीपी यूज हुआ है, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, अब वो देख लेंगे। वो भी बहुत सिंपल है। जितना क्रैब साइकिल डायग्राम एनसीईआरटी का टिपिकल लगता है ना, उतना ही आसान है ये। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं, हम पिंक कलर ले लेंगे। अब देखते हैं सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ गेन नहीं हुआ। आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना, मतलब ये 6 कार्बन से 5 हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो झोल झोल हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन कम हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना, उसके साथ में इसका जो साथी है NADPH2 उसके साथ चला जाएगा। जैसे तुम्हारे टीचर स्कूल में आपके बेस्ट फ्रेंड को बाहर निकाल देते हैं, तो तुम भी ऐसे कुछ हरकतें करोगे कि भाई मुझे भी ले चल, मैं अकेले नहीं पढ़ने वाला यहाँ पे, तो तुम भी साथ में चल देते हो। तो ये ऐसे ही है, जहाँ CO2 गया बाहर, वहाँ बोलते रुको रुको मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी निकल लेता हूँ उधर से, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा, तो वो भी उसके साथ में चल देता है। अगेन अब यहाँ फिर 5 से 4 कार्बन हुआ, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और साथी तो जाएगा ही जाएगा। तो कौन है इसका साथी, NADPH2।
NADPH2 इसका साथी भी इसके साथ में बाहर आ गया। अब देखो स्यूसिनाइल कोएंजाइम से स्यूसिनेट बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोएंजाइम और GTP रिलीज हो गया, ठीक है। स्यूसिनेट से फ्यूमारेट बना, ये FADH2 है, ठीक है बच्चों, FADPH नहीं, ये है यहाँ पे क्या है FADH2 यहाँ पे बन गया। और एंड द लास्ट वन, यहाँ मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बना तो यहाँ पे भी एक NADH2 बाहर हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ NADH2 का गया है तो इसका साथी CO2 जाएगा, तो ना 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 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि NADPH2 तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसीलिए अगर CO2 बाहर जाता है तो वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन जो CO2 है ना वो बड़ा ही बेकार है, वो NADH2 को अपना साथी नहीं मानता है। इसलिए अगर टीचर ने NADH2 को उठा के भेज दिया ना कि चलो बाहर निकलो, बाहर बाहर बाहर, तो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सेल्फिश हो जाता है, बोलता तू ही चला जा, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ में, तो यहाँ पे वो सेल्फिश हो जाता है। तो रिमेंबर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो NADH2 जरूर उसके पीछे जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड वाटर बॉटल भरने गई है तो तुम उसके पीछे पीछे जरूर जाओगे पानी भरने, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आए। सेम कॉन्सेप्ट, आगे बस समझ में। चलो आगे बढ़े, अब हम कैलकुलेशंस करें कि कितना ATP रिलीज हुआ, क्या हुआ। चलो कैलकुलेशन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन। चलो आ जाओ कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं हम। देखो धीरे धीरे हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है ना, कर लेंगे यार, हम इम्प्रूव कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अब देखो एक एसिटिल को एंजाइम से क्या बना, 3 Na, ठीक है, प्लस 1 GTP प्लस 1 FADH2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स लगानी है थोड़ी सी, तो मैथमेटिक्स लगाते हैं। 3 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 × 2, तो ये हो जाएगा 9 ATPs प्लस 1 प्लस 2 ATPs। कितना हो गया, 12 ATP। अब क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 12 ATP। तो कितना आ गया, ये आ गया 24 ATP, 24 ATP आ गया। अब बताओ भाई पहले कितना बना था, यहाँ लिखते हैं, पहले हमें कितना मिला था, बोलो जल्दी, टोटल कितने हो गए, फटाफट बताओ भाई, टोटल ATP कितने हो गए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट, बताइए। टोटल ATP टोटल करना है, अभी जो पुराने बनाए थे वो और अभी जितने बने हैं वो, उन सबको टोटल करके बताओ फाइनल ATPs कितने मिले हैं, जल्दी। 24 अभी का, पुराना कितना था, 24 अभी का, पुराना 14, ऐड करना है तो कितने ATP बन गए, 38 ATP मिल चुके हैं हमें, बधाई हो सभी को, 38 ATP, बहुत सारी एनर्जी मिल चुकी है आपको। और बस इतना ही ATP चाहिए अब हमें, ठीक है, 38 ATPs। तो अब ये कैलकुलेशन जो है वो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कैसे, कहाँ से, क्यों और कब ये ATP मिले, कैसे कैसे एडिशन हुआ। अभी बड़ा आसान लग रहा है देखने में, जब खुद से करने बैठोगे ना तो सबको रोना आएगा कि भैया मैम जब पढ़ा रही थी तब तो बड़ा आसान था, अब हमें इतना टफ क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं करा है। तो रिवाइज कर लेना, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे। थोड़ा पानी पी लिया जाए जब तक तुम लोग नोट करो। चलो, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है,
ये इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से जंप करके उधर जाएंगे, उधर से जंप करके इधर जाएंगे, मतलब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वन प्लेस टू अनदर, और कुछ बनेगा, कुछ निकलेगा, कुछ इधर से उधर होगा, बस यही तो करना है। क्या है इनमें, इधर से उधर करनी है चीजें, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another is called electron transport system and is present in the inner mitochondrial membrane. The most important point, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है inner mitochondrial membrane में। रिमेंबर दिस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये हो रहा है। अब ईटीसी में ये चीजें, इन चीजों का आदान प्रदान योगदान होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है, ठीक है। आखिरी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले फ्लोर से ऊपर वाले मतलब 10th फ्लोर से गिरते 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 तुम कहाँ आ जाओगे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऑक्सीजन बैठा कैच करने, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ, हाइड्रोजन आ जाओ, सब आ जाओ, हम यहाँ तुमको कैच करने बैठे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। दिस इज ऑक्सीडेटिव phosphorylation takes place in elementary particle present on the inner membrane of cristae. cristae क्या है, इस तरीके की फोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। काफी गंदा डायग्राम, इट्स ओके। इस तरीके की कुछ फोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्रिस्टे होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी एंड पी, एटीपी से एडीपी और पीआई का फॉर्मेशन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भाई बताया था ना, नीचे कैच करने बैठा है ऑक्सीजन, आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाओ, हाइड्रोजन आ जाओ, सब ऊपर से गिरते गिरते आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं कैच करने। तो ये ऑक्सीजन अल्टीमेट क्या है, एक्सेप्टर है सारी चीजों का। आगे बढ़े। चलो चलो, अब ये देखो बढ़िया प्यारा सा यहाँ पे जिफ बना हुआ है। तो यहाँ जिफ में आपको क्या दिख रहा है, बताइए क्या दिख रहा है। 2 एटीपी बन रहे हैं। लास्ट में हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 एटीपी यहाँ पे, ओके जस्ट अ मिनट, 2 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये 2 एटीपी बन गए आपके, यहाँ नीचे देखना जरा ध्यान से, ठीक है। कैसे बने, क्यों बने, कब बने, वो हम देखेंगे। जरा समझ लेते हैं इसको, हम क्या करते हैं, जरा सा समझ लेते हैं हम इसको, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और स्ट्रेट लाइन चाहिए है हमें, कुछ इधर, ये बना ली हमने एक और स्ट्रेट लाइन। अब हमें 2 और स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक हम इधर बना लेते हैं और एक इधर, ठीक है। बन गई भाई, स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। तो कोई ये मत बोलना कि मैम कैसी लाइंस बनाई हुई हैं आपने, काफ़ी स्ट्रेट है ये लाइंस। अब हम यहाँ पे हमें 3 सिस्टम चाहिए, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। इस पोजीशन पे चाहिए हमें 3 सिस्टम। एक जस्ट ओके, थोड़ी सी परेशानियों का ना, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। नो 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 नो, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम फिर से बनाएंगे इसको। ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। चलिए, बढ़िया। ये लो, बन गया। चलो ये तो हमने बना लिया। अब ये बनाया क्या है ये भी देख लो जरा। ये है, सबसे पहले इस साइड आओ, ये है मैट्रिक्स, ठीक है, जो बाहर साइड है। ये है मैट्रिक्स, ये है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। फिर ये है इंटर मेम्ब्रेनस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस,
इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है ये, ठीक है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इधर पे है आपका ये साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, इधर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाले हैं। अब आओ यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन्स हमने बनाई है, ये हो गई आपकी फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दैट्स इट, फोर्थ। अब होने क्या वाला है ये भी देख लो। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले FMN, ठीक है, FMN, फिर FES, बनाते जाना भाई सभी लोग साथ में, समझाऊंगी मैं, बना लो पहले, आराम से बनाते जाओ, मैं जैसा जैसा बना रही हूँ, फिर समझते हैं। FES, ठीक है, ये सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है यूबिक्विनोल, और ये हो गया दूसरा। फिर आ जाओ थर्ड में, थर्ड में है साइटोक्रोम बी, FES, यूबिक्विनोल, और ये, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर आ जाएंगे नीचे फोर्थ में, फोर्थ में C1, फिर C, फिर लास्ट में A1 to A3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपस में कनेक्टेड है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैम ये क्या बना दिया, यही सोच रहे हो ना। अब सारा का सारा जो है सिस्टम इनर मेम्ब्रेन में होना है, तो हमें इनर मेम्ब्रेन में ये सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी थी। अब देखो मैट्रिक्स से क्या आ रहा है, पहली चीज तो मैट्रिक्स में चल रही है क्रैब साइकिल, ठीक है। ये है क्या, पहले ये समझ लो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स। तो मैट्रिक्स में चल रही है क्रैब साइकिल। अब जो भी सामान बनेगा वहां पे मैट्रिक्स से आएगा इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ओके चलो अब देखो मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में मैंने बताया था क्रैब साइकिल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, क्रैब साइकिल चल रही है। तो क्रैब साइकिल में से क्या प्रोड्यूस होगा, क्रैब साइकिल में से दो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, एक होगा आपका NADH2 और दूसरा होगा FADH2, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हुआ है वो एंटर करेगा इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये NADH2, लेट्स चेंज दी कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो NADH2 जो है, NADH2 ब्रेक डाउन होगा, किस किस चीज में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, NADH का ब्रेक डाउन हो रहा है NAD+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। इतनी चीज में NADH2 का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एंटर करेंगे, इनर मेम्ब्रेन में एंटर करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से इधर जंप कर जाएगा, इधर से इधर, देन पूरे में यहाँ से जंप करता करता इधर भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, फिर इधर भी, ठीक है, इधर जाएगा, और फिर फाइनली ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो है रिलीज कर रहे हैं, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। दे आर रिलीजिंग हाइड्रोजन इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, एंड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 ATP इज रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहुंचे और 1 ATP का प्रोडक्शन हुआ। सेम कहाँ पे होगा, सेम होगा यहाँ 2 में, H+ निकले, 1 ATP बना। 3 में भी क्या हो रहा है, H+ निकला
और एक ATP यहाँ पे भी बना। तो अब क्या हुआ, H+ निकलते जा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, मैट्रिक्स से आ रहा है और इंटरमेम्ब्रेनस स्टेज पे जा रहा है। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो FADH+ है, अब ये FADH+ क्या करेगा, हम फिर से पेन चेंज करेंगे, दूसरे पेन से देखते हैं जिससे कि आराम से आसानी से आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक रेड पेन लेते हैं, चलो ऑलमोस्ट मैचिंग है पर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। अब यहाँ पे FADH, ठीक है, FADH2, ठीक है, ये यूबिक्विनोल में एंटर करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, ओके 2 में ना, हाँ 2 में एंटर करेगा, इधर से प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये लीव कर देगा और क्या बन जाएगा, एक ATP फिर से बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में सेम यहाँ पे होगा, सेम चीज यहाँ पे होगी, 2 हाइड्रोजन और एक ATP। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या था फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने बताया है अभी इसके पहले वाली स्लाइड में, मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, 10th फ्लोर से जंप करता 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 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट में उसको कैच करने के लिए कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन, ओके कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा it's okay, no problem at all। और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, ये वाटर को प्रोड्यूस करेगा एंड दैट्स इट योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आसान था, देखो कितना प्यारा डायग्राम बना हुआ है। एक बार अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या आ रहा है, किधर पे इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके जा रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है और कैसे कैसे 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और हर चीज़ को एक एक पार्ट को बहुत आसानी से समझ लिया है, तो इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाएंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके बिफोर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि कितना एटीपी प्रोडक्शन हुआ है। तो देखो एटीपी प्रोडक्शन सबसे पहले हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा, 2 ATP 2 NADPH2, तो यहाँ पे टोटल ATP हमें कितना मिल गया, 8 ATP हमें यहाँ पे मिल चुका है। फिर हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा था, वहां पे हमें 6 ATP मिले थे। फिर हमने क्रैब साइकिल करा था, वहां हमें 24 मिले थे। तो हमने जब सबको मिक्स कर दिया तो हमें 38 ATP मिल गए थे। ठीक है, 38, ये था प्रोकैरियोट्स में, ये था प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, 2 ATP एक्चुअली में यूज हो जाते हैं, तो यूकैरियोट्स में आपको 36 मिलते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको 38 लिखा होगा, कहीं कहीं पे 36 लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 38 इज फॉर प्रोकैरियोट्स एंड 36 इज फॉर यूकैरियोट्स। ठीक है, 2 ATPs आर यूज्ड अप इन ट्रांसपोर्टिंग 2 molecules of pyruvic acid in the mitochondria, therefore they have total production of 36 ATPs in eukaryotes during aerobic respiration। Clear? देखो अब आ जाओ anaerobic respiration में। What is anaerobic respiration? In absence of oxygen, oxygen की absence में जो हो रहा है, incomplete breakdown of organic food to liberate energy in the absence of oxygen is called anaerobic रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हम इसको। अब देखो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फर्मेंटेशन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है एल्कोहल फर्मेंटेशन, सेकेंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो इन एल्कोहल फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट होता है इसमें,
ठीक है। इसमें ईस्ट होता है जो कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है? मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लो, दौड़ लो बहुत ज़्यादा, तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। वो क्रैम्प्स किस लिए आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है ग्लूकोज की जगह, तब फिर आपके जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। ठीक है। और टोटल एटीपी कितने बनते हैं इसमें? टोटल एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं ओनली 2 एटीपीज, सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है। और एरोबिक में कितने बन रहे थे? यूकैरियोट्स में 36, प्रोकैरियोट्स में 38। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम एरोबिक में ही। एल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करते हैं। पहले देखो फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज से, ठीक है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। इस टाइम पे 2 एटीपी यूज हो गए। ठीक है। यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो यूज हो गए। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना तो NADH से NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड बन गया। और इस प्रोसेस के टाइम पर, इतना जब ये प्रोसेस चल रहा था पूरा, इस प्रोसेस के टाइम पे 10 एटीपी ऐड हो गए, 10 एटीपीज बन गए। ठीक है। तो अब ये पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड 2 तरीके से यूज होगा। एक तो लैक्टिक एसिड, यहाँ पे मसल्स, लैक्टिक एसिड की जहाँ पे भी बात करें तो मसल्स याद रखना, यहाँ मसल्स में। ठीक है। मसल्स में जब गया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होके क्या बना? लैक्टिक एसिड। रिडक्शन होके क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, सॉरी रीटेक। यहाँ रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन के टाइम पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। और फिर ये पायरुविक एसिड जो है यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन है इसमें, और दैट्स इट। इतना याद रखना है तुम्हें फर्मेंटेशन में कि कहाँ पे हो रहा है और क्या प्रोड्यूस होता है, दैट्स इट। अब आते हैं हम एल्कोहल फर्मेंटेशन पे। एल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है? एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहल बनना भाई, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जो सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और यहाँ पे 2 एडीपी से एटीपी बन गया, 2 पायरुवेट बन गया, फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 एसिटाल्डिहाइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बेकरी वाले भैया थे इन्हें बड़ा पसंद था, क्योंकि इन्हें केक बनाना था, तो इन्होंने ले लिया ये। ठीक है। इन्होंने कहा ये तो मैं लूंगा और केक बना के बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो इन्होंने इसको यूज करा और बढ़िया बेकरी प्रोडक्ट्स बना लिए। और 2 एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बना। इथेनॉल जो है इसमें ईस्ट का यूज होता है, और ये बढ़िया यहाँ पे आपको बेच दिया गया। ठीक है। एल्कोहल जो है इथेनॉल के फॉर्म में आपको मिल गया। सो दिस इज योर बेसिकली एल्कोहल फर्मेंटेशन, और कुछ भी नहीं है। चलो, now this is the basic difference between what? Between aerobic and anaerobic respiration. You can note it down, पढ़ सकते हो आप लोग इसको। ये भी एक चीज ध्यान रखना, एटीपी इसमें 38 बनते हैं, इसमें केवल 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है। ये होता है साइटोप्लाज्म से चालू होगा माइटोकॉन्ड्रिया तक, ये केवल साइटोप्लाज्म तक ही सीमित रहता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। एनाएरोबिक में थोड़ा सा ही एनर्जी मिल पाता है, ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है। ठीक है। इसमें क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, और यहाँ प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इधर पे लैक्टिक एसिड, CO2 एंड इथेनॉल। तो CO2 कहाँ यूज हो गया? CO2 कहाँ यूज हो गया? बेकरी वाले भैया ने ले लिया ना CO2 केक बनाने के लिए, और इथेनॉल, लो भाई बढ़िया, इथेनॉल अल्कोहल बनाओ उससे। ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है।
ठीक है, खत्म। इतना ही है आपके डिफरेंसेस, एक बार आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लेना। एनीथिंग एल्स? ओके फाइन। एट लास्ट मैंने ये कुछ एब्रीवेशंस आपके लिए लगा के रखे हैं, एटीपी, एडीपी, एनएडी। जिन्हें भी इन सब के फुल फॉर्म नहीं पता है, कोई भी डाउट है, तो यहाँ से आप उनके फुल फॉर्म्स देख सकते हो, ठीक है। एंड ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने 4 चीज़ें देखी थी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। और कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। आप कमेंट में जो भी डाउट पूछोगे उनके आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आगे का जो लेक्चर है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करके जाना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके के वीडियोस पसंद है, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्रेंकली बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।